सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th की बात कर लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 9। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको हमेशा बोला है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन उठा के, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ये जो क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम पूछे गए हैं। तो ये वाली जो फॉर्म है ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने ऐसा पहले भी क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर 14th, और मिसलेनियस में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 12th। ये सभी वीडियोस आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगी चैप्टर नंबर 8 की, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा, देखो ये इनइक्वालिटी है, अगर यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है तो वो इक्वेशन है या इक्वालिटी है। अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, मतलब ये इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, लेट, आप ऐसे लिख लो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे मतलब कि इसको इक्वालिटी में लिखना पड़ेगा। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है, 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ये दो इनइक्वालिटी हैं। अब इनसे हमारे पास बेसिकली दो मतलब कि इक्वेशंस आ गई। देखो ऐसे क्वेश्चंस में और जो हम नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं क्या डिफरेंस है। अब अगर आप इनको ध्यान से देखो तो पहले कर्व्स को पहचान लेते हैं। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, वाई डबल पावर x सिंगल पावर, मतलब ये पैराबोला है। और अगर आप इसको x को 1 फिल करो तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू 4, मतलब y कितना आ गया प्लस माइनस 2। अब y डबल वैल्यू है, y यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्योंकि ये प्लस 4x है तो यानी कि प्लस x की साइड में पड़ेगा ये, तो ये राइट वर्ड पैराबोला होगा। तो इसको मैं अच्छे से जानता हूँ। अब देखो, अब इसको कुछ बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है। अगर आपको पता लग भी गया कि ये सर्कल है तो क्योंकि ना मैंने आपको सर्कल की हमेशा यही बात बताई है कि अगर x और y दोनों स्क्वायर में हों और उनके कोफिशिएंट सेम हों तो वो सर्कल है। अगर इनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे तो ये सर्कल नहीं होगा। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि उसकी रेडियस बोलते हैं 3, ये गलत है। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आपको इसको देखो, यहाँ से 4 कॉमन निकालो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, which implies x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर। मतलब हमारा जो सेंटर है वो कितना आ गया यहाँ पर, सेंटर 0,0 और रेडियस कितनी आ गई आपके सामने ही है, रेडियस कितनी आ गई 3/2। अब इस सर्कल को मैं अच्छे से जानता हूँ, इस राइट वर्ड पैराबोला को भी अच्छे से जानता हूँ। अब देखो जो नॉर्मल, जो वहीं से बात स्टार्ट करते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है कि सर्कल और पैराबोला के बीच का एरिया फाइंड कर दो। मतलब हम सर्कल को प्लॉट करेंगे, पैराबोला को प्लॉट करेंगे और जो भी बीच का एरिया होगा वो फाइंड कर देंगे। अब यहाँ पर बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहता, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट यूज़ करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, जिसमें हम पॉइंट फिल करके चेक करते हैं कि जो मतलब कि इनइक्वालिटी है वो कहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब ऐसा करते हैं, ये जो पोर्शन है इसको हम बाद में जब डायग्राम बना लेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम इसको नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने कर्व्स को पहचान लिया, ये पैराबोला है और ये क्या है, सर्कल। अब इसको मैं सर्कल लिख रहा हूँ, मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो भी निकाल लेते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसा करते हैं पैराबोला से स्टार्ट करते हैं। लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब ऐसा करो, वाई स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू 2 में फिल कर दो, पुट इन 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पर 4x इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। अब ऐसा करो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें। 4x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 9। अब देखो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ गई, इस 9 को मैं इधर लेके आया तो -9, 4x स्क्वायर प्लस 16x -9। अब 4 9 -9 -36, 4x स्क्वायर प्लस
18x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 2 16, 18 माइनस 2 ज़ा माइनस 36, मतलब मैंने सही लिखा है। अब यहाँ से आप ऐसा करो, 2x को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 2x प्लस 9, 2 9 ज़ा 18, तो 2x प्लस 9, यहाँ पर कितना आएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज 2x माइनस 1, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है तो मतलब 2x माइनस 1 0 होगा या 2x प्लस 9 0 होगा। तो विच एम्प्लाइज, या दोनों 0 होंगे, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू माइनस 9, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो बेसिकली हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, माइनस 9/2 और 1/2, ठीक है। अब जस्ट हमें इसको 1 में, मतलब यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर फिल करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पर फिल करेंगे और हमारे पास y की वैल्यूज़ आएंगी। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ही एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो ये x की वैल्यूज़ हैं। अगर x की वैल्यू माइनस 9/2 है तो देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 9/2। अब ये कट हो जाएगा तो कितना आ गया माइनस 18। अब ये जो चीज़ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता। अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ लो कि अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा कितना आएगा माइनस 18, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, वो कौन से होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू और कितनी है 1/2, तो विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2। अब इसको भी आप कट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस √2। तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू √2 एंड x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू माइनस √2। तो ये है हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो ये हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब कर्व्स को भी अच्छे से जानता हूँ कि एक सर्कल है, एक पैराबोला है। अब ऐसा करते हैं, इसका रफ स्केच बना के देख लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच। अब इस रफ स्केच को अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट दोबारा से लिखी है। ये आपका मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन है पैराबोला की, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है सर्कल की, ठीक है। ग्रीन में पैराबोला है, ब्राउन में सर्कल है। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा एरिया शेड करना है। तो यहाँ पर हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ का बेसिक सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे। देखो ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका पैराबोला है और ये मान लो आपका सर्कल है, ठीक है। ये पैराबोला। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें जस्ट एक पॉइंट फिल के चेक करना है कि कौन सा एरिया होगा। अब देखो पैराबोला के ना, देखो राइट में भी कुछ एरिया है, लेफ्ट में भी कुछ एरिया है, ठीक है। यहाँ पर भी है। ऐसा करते हैं कोई बीच वाला कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर। अब देखो ये पॉइंट कितना है 3/2, 1.5, 0। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा यहाँ पर कहीं पर 1, 0। तो हम ऐसा करते हैं 1, 0 यहाँ पर फिल करते हैं। x को 1, y को 0। देख लो आपके सामने ये क्या हो गया ट्रू, मतलब बीच वाला पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। आप पैराबोला से कोई पिछला पॉइंट लेके देख लो, जैसे -1, 0, जैसे यहाँ पर -1, 0, ठीक है। तो y को 0, x को -1। अब ये क्या है फॉल्स, क्योंकि -4 कभी भी 0 से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो यानी कि हमें पैराबोला के राइट साइड में जो एरिया है वो फाइंड करना है, मतलब इधर वाला, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर है। अब सर्कल की बात कर लेते हैं। अब सर्कल में क्या है 4x² प्लस 4y² लेस देन इक्वल टू 9। अब यही 1, 0 कोई पॉइंट फिल करते हैं। x को 1, y को 0।
तो 4 लेस देन इक्वल टू 9। अब ये भी क्या हो गया, ट्रू। मतलब सर्कल के भी राइट साइड का एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो अगर मैं आपको अलग अलग समझाऊं तो पैराबोला के हमें राइट साइड का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब सर्कल में कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर, आप चाहे यहाँ पर पॉइंट ले लो, जैसे ये 1,0 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इनक्वालिटी को। अब सेम वैसे -1,0 ये भी इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, आप चेक कर लो कितना बनेगा, -1 का स्क्वायर +1 बनेगा ना, तो 0। अब ये भी ट्रू हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर सर्कल के अंदर का मुझे बेसिकली सारा एरिया फाइंड करना है। ये जो इनक्वालिटी है ये हमें ये कह रही है कि सर्कल के सारे अंदर का एरिया। आप अपनी नॉलेज के लिए इसके बाहर का पॉइंट फिल करके देख लो, ऐसा करो 2 फिल कर लो यहाँ पर, अब 2,0 यहाँ पर कितना बनेगा 16। अब आप मेरे को बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आप बोलोगे सर फॉल्स। दैट मीन्स बाहर की बात नहीं हुई, सर्कल के अंदर। अब सर्कल के भी अंदर का एरिया, पैराबोला के राइट साइड का एरिया। अब ऐसा कौन सा एरिया जो दोनों में कॉमन है, जो सर्कल के अंदर हो और पैराबोला की राइट साइड में। अब पैराबोला की राइट साइड में देखो, मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ। तो सर्कल के अंदर का एरिया, ठीक है, ये सारा एरिया आ जाएगा, बट पैराबोला की राइट साइड में तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सर्कल के अंदर भी है और पैराबोला की राइट साइड में भी है। हमें हमेशा वही एरिया फाइंड करना होता है, तो बेसिकली हमें इसको शेड करना है। इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, ठीक है। अब इसको मैंने ऑरेंज और पिंक में किया है क्योंकि सर्कल और पैराबोला दोनों सिमेट्रिकल डायग्राम है, मतलब जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है। ये ऑरेंज एरिया, यानी कि अगर हम सिर्फ ऑरेंज एरिया निकाल दें और बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब इसको नेम दे देते हैं O, ये A और ये B, सभी को मैं जानता भी हूँ। अब हमें ये देखना है वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब ये जो एरिया है ये कंप्लीटली मतलब एक्स एक्सिस के साथ है, तो यानी कि यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करेंगे। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है तो राइट बॉटम से स्टार्ट होंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे ये वाला वाई एक्सिस तक का सारा एरिया मिलेगा, ये वाला, ठीक है। अब उसमें से अगेन बॉटम से स्टार्ट होऊंगा तो ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बट इसको हमें किससे करना है, यस, वर्टिकल स्ट्रिप से। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि वर्टिकल स्ट्रिप से करना है, तो एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन OABO, इसको आप नेम A दे दो, OABO। जैसे इसका फाइंड करेंगे, बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वर्टिकल स्ट्रिप है तो YDX, ठीक है। अब देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा एरिया का लेफ्ट है, लेफ्ट टॉप। अब देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि लेफ्ट टॉप या टॉप लेफ्ट, देखो दोनों एक ही बात है। ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया दिखने में कैसा है। कई बार कुछ डायग्राम हमारी ऐसी होती है कि वो बीच में होती है तो उसका लेफ्ट या टॉप डिसाइड नहीं हो पाता, या कुछ डायग्राम्स ऐसी होती हैं कि वहाँ पर टॉप या लेफ्ट डिसाइड नहीं हो पाता। तो आप इसको दोनों तरह से रीड करके देख लिया करो, लेफ्ट टॉप या टॉप लेफ्ट एक ही बात है, ठीक है। जस्ट आपने बस उस वे से जाना है। जैसे इस एरिया का लेफ्ट ये है और टॉप ये है, देखो इन दोनों लाइन्स में यहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हो रहा है, टॉप कौन है, ये ग्रीन लाइन है, तो यहाँ से हम स्टार्ट होंगे तो देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं। तो मैं O से स्टार्ट हुआ और A तक गया, ठीक है। तो मैं किसके अलॉन्ग गया, आप मेरे को बताओ, ग्रीन। अब ग्रीन कौन है, हमारा पैराबोला। ग्रीन कौन है, हमारा पैराबोला, तो P इसका नंबर कितना है, 1। अब आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप में कौन वेरी करता है, X 0 है, यहाँ पर 1/2। अब देखो मुझे कौन सा एरिया मिला, मैं देखो वर्टिकल स्ट्रिप से ग्रीन लाइन के लॉन्ग गया तो मुझे बेसिकली उसके नीचे का एक्स एक्सिस तक का एरिया मिल गया, मतलब ये वाला। क्या मेरा एरिया कंप्लीट हो गया, नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो कर देते हैं YDX, ठीक है। अब देखो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है जो आपको दिख रहा है। अब इसका एरिया का लेफ्ट टॉप कौन सा, ये ब्राउन लाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा A से, तो मैं A से स्टार्ट होऊंगा और B तक जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बिना ब्रेक के मैं यहीं तक जा सकता हूँ, A से लेके B तक। तो मैं बिना ब्रेक के A से लेके B तक गया, ठीक है। अब किसके लॉन्ग गया मैं, ब्राउन। ब्राउन कौन है, सर्कल। सर्कल का कितना नंबर है, 2, ठीक है।
अब कौन वेरी करता है, एक्स। कितना वेरी करेगा, 1/2 से लेके 3/2। तो इससे मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, इस ब्राउन कर्व के नीचे का एरिया। तो मेरा एरिया कंप्लीट हो गया। अब इसको ऐसा करो, नंबर 3 दे दो, ठीक है। वी नो अब सर्कल पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का रूट 2 रूट x। तो y की कौन सी वैल्यू रखूँगा मैं, +2 रूट x। आपको पता है सिर्फ प्लस वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं। अब सेम वे से सर्कल में से भी वैल्यू निकालेंगे। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। तो P1 मतलब पैराबोला की हमने y की वैल्यू निकाल ली थी। तो सेम यहाँ से हम क्या करेंगे, y² इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर माइनस x², विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस x² अंडर रूट। अब आपको पता है हम y की सिर्फ प्लस वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि y क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसलिए इसकी सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू को ही हम कंसीडर करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C2, ठीक है। अब इसका रीज़न भी लिख दो। तो पहले यहाँ पर लिख दो पुट इन 3, हम 3 में पुट करेंगे। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बट कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, बट आपने बस ध्यान से करना है, ठीक है। तो एज y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट therefore we can take only पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो पुट करते हैं, देखना। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 से 1/2 2 रूट x dx, 1/2 से 3/2। अब मुझे पता था ये सर्कल वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पहले से लिख के रख लिया, ठीक है। तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² अंडर रूट dx। 2 को बाहर लिख लो, x की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, 1/2 + 1 1/2 + 1 0 से 1/2। सेम वे से इसको देखो, x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो लिमिट्स कितनी है, 1/2 से लेके 3/2। अब ये फॉर्मूला वैसे आपको याद ही होगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसकी जो कैलकुलेशन है उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो एरिया इज इक्वल टू 2x की पावर 3/2 0 से लेके 1/2। अब यहाँ पर फिल करते हैं, ध्यान से फिल करना, ठीक है। थोड़ा मन लगा कैलकुलेशन करेंगे फिर अच्छे से होगी। तो x की जगह पर 3/2/2 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर अंडर रूट, प्लस इसको आप लिख लो 9/4, अब नीचे 2 भी है, ठीक है। साइन इनवर्स 3/2 तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जहाँ पर भी x है 1/2 2 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर अंडर रूट, प्लस अब फिर से इसको 9/4, साथ में 2 भी है, साइन इनवर्स 1/2 3/2, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक। तो यहाँ पर भी फिल करते हैं। अब इस 3/2 को बाहर निकालो तो 2/3 बन जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको थोड़ा स्मार्ट वे सॉल्व करेंगे। ये कितना बनेगा 3/4, 3/2 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, 9/8। अब ये कट हो जाएगा। सेम वे से यहाँ पर देखो ये 2 और 2 कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस, इसको लिख लो आप 1/4, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 9/4 माइनस 1/4 अंडर रूट प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, ठीक
ठीक, तो यहाँ पर एरिया कितना आएगा 4/3। अब 1/2 की पावर 3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लो, अंडर रूट, अब उसकी पावर 3, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 1/√2 की पावर 3, 1/√2, 1/√2, 1/√2 कितना आएगा 2√2। ठीक है, 1/2√2। अब 0 की पावर जो मर्जी हो उसको ख़त्म ही कर दो। ठीक है, 0 इन समथिंग 0 प्लस 9/8। अब साइन इनवर्स 1, साइन 1 कब होता है आपको पता है, 90 पर, मतलब π/2। ये भी ख़त्म, माइनस 1/4। यहाँ पर कितना आएगा 9 - 1/4 अंडर रूट प्लस 9/8। अब साइन इनवर्स 1/3। इससे डरना मत, यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं है, मतलब इसको हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी के जो आंसर में है उसमें भी ऐसा ही कुछ। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो 2 है ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 2/3√2। ठीक, प्लस यहाँ पर कितना आएगा 9π/16। इसको सॉल्व करते हैं, 1/4, ये कितना आएगा 8/4। ठीक है, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर भी ये कट हो रहा है तो कट करते हैं। तो ध्यान से देखो हमारे पास कितना आ गया 2/3√2। ठीक है, 9π/16 माइनस 1/4, सॉरी √2/4, यहाँ पर √2/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। मैं बेसिकली इस माइनस को खोला है। ठीक है, अब जस्ट इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 9π/16 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अब जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पर जस्ट एक बार लिख लेते हैं, 2/3√2 माइनस √2/4। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो देखो मैंने साथ साथ में लिख लिया इसको। तो कितना आंसर आएगा 9π/16 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 प्लस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 4 8 माइनस, देखो √2 2, देखो बेसिकली क्या है 3√2 इंटू √2, ये कितना आएगा 2, कितना आएगा 6। तो नीचे 4 3 12√2। तो अगेन एरिया कितना आ गया 9π/16 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 2 12√2। ठीक, अब इसको आप कट कर दो। ठीक है, तो बेसिकली कितना एरिया आ गया 9π/16 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 1/6√2। अब ये जो आंसर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर है। हमें डबल एरिया चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABO, मतलब 2 इंटू 9π/16 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 1/6√2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, 2 3 1/3√2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है, बट ये एक क्वेश्चन का पार्ट है, हमें करना ही पड़ेगा। बस जस्ट हमें थोड़ा सा ध्यान रख के पॉजिटिव वे से कैलकुलेशन करनी है। अब जो क्वेश्चन में मेन बात थी, अब उसको एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं।
अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, मतलब हमें इनइक्वालिटीज़ गिवन थी, तो मैंने इक्वालिटी लिखी पहले, ये पैराबोला पहचान लिया, राइट वर्ड ये सर्कल पहचान लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के। तो मैंने रफ स्केच बना लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। यहाँ से -9/2 को मैंने रिजेक्ट भी किया क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब किसी भी स्क्वायर नंबर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये भी हमने सीखने को यहाँ से मिला। तो मैंने रफ स्केच बना लिया। तो एरिया देखना था। अब एरिया के लिए हमें यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ा कि यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट फिल करके चेक किया, जैसे 0 एक पॉइंट लिया अंदर पैराबोला के 1,0, ठीक है। अब जब मैंने उसको मतलब कि फिल करके देखा तो वो पैराबोला में ट्रू हो गया। ये देखो यहाँ पर ये ट्रू हो रहा है पैराबोला में, ठीक है। और जो इसके बाहर का पॉइंट है वो यहाँ पर फॉल्स हो रहा है, मतलब पैराबोला हमेशा हमें राइट वाला एरिया दे रहा है। अब मैंने सर्कल को आपको अलग से समझाया। सर्कल में मैंने वही पॉइंट फिल किया 1,0 -1,0 फिल, मतलब सर्कल हमें बीच वाला एरिया, मतलब ये जो इनइक्वालिटी हमें बोल रही है कि इसके बीच वाला एरिया, सर्कल के बीच का। अब सर्कल के बीच का और पैराबोला के राइट साइड का एरिया जो वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पता ये दोनों डायग्राम सिमेट्रिकल थी, तो मतलब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने वर्टिकल स्टेप लगाई, यहाँ से गया पैराबोला के अलोंग, तो मेरे पास पैराबोला के नीचे तक का एरिया आ गया। मुझे और एरिया चाहिए तो प्लस किया, सर्कल के अलोंग गया, तो मतलब मेरे पास एरिया कंप्लीट हो गया। अब पैराबोला सर्कल की वैल्यूज़ को वहाँ पर फिल किया, इंटीग्रेट किया फॉर्मूले के साथ, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th की बात करते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x³ x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1 इज। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस के बने। अब इस क्वेश्चन में 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। कौन सी? पहली कि ये क्वेश्चन MCQ है, अब इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अब इसमें जो कर्व है y इज इक्वल टू x³, ये हमारी स्टैंडर्ड किसी भी इक्वेशन से मैच नहीं होती। देखो सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और लाइन तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये x³ वाली इक्वेशन हमने अभी तक इस चैप्टर में नहीं पढ़ी। वैसे हम इस इक्वेशन को जानते हैं, इसको हमने रिलेशंस एंड फंक्शन में भी पढ़ा है, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, इसको हमने क्लास 11th में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वैसे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर रफ स्केच चाहिए होता है। तो जस्ट हम आइडिया लेंगे कि इसका रफ स्केच जो है वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो कुछ भी ना सोचते हुए सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिखते हैं। लेट y इज इक्वल टू x³, इसको नंबर 1 दो, x एक्सिस को छोड़ ही दो, x इज इक्वल टू -2, ये ऑर्डिनेट है, मतलब ये कोई पॉइंट दिया हुआ है हमें, ठीक है, इसको नंबर 2, और x इज इक्वल टू 1, इसको नंबर 3, ठीक है। अब ऑर्डिनेट्स को मैं जानता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ऑर्डिनेट्स ये हैं, ये आपके मतलब कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 होगा, ठीक है, -2। तो यानी कि ये कुछ इस तरह से लाइंस होंगी, ठीक है। तो इनको तो मैं जानता हूँ, इससे हमें कुछ भी मतलब कि डरने की जरूरत नहीं है। ये y इज इक्वल टू x³, जब भी कोई भी कर्व आपको ऐसी आए जिसको आप नहीं जानते, तो जस्ट क्या करो, x को 0 फिल करो, तो y कितना आएगा 0। x को अगर आपने 1 फिल किया, या ऐसा करो x को 0 फिल किया, या x y, ठीक है, x को 0 फिल किया y 0, x को 1 फिल किया, 1 का क्यूब 1, ठीक है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, जस्ट आइडिया लेने के लिए, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, -3 का क्यूब -27, तो जस्ट आइडिया लेने के लिए। तो अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो मान लो 0,0 ये रहा, तो 1,1 यहाँ पर पॉइंट होगा, 2,8 यहाँ पर होगा, 3,27। सेम वे से 1 -1, ठीक है, -2 -8 -3 -27। तो बेसिकली हमें जस्ट आइडिया लेना कि ये जो ग्राफ है ये हमारा इस तरह से प्लॉट होगा, ठीक है। तो यानी कि मैं इस कर्व को भी अब जानता हूँ, इन दोनों को भी जानता हूँ। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बहुत ईजी हैं, जल्दी से निकाल लेते हैं। तो देखो कभी भी नई कर्व को देख के डरा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो लेट ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, 1 and 2 पैटर्न फॉलो करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, 1 and 2, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होंगे। लेट x इज इक्वल टू -2, वे पुट इन
पुट इन 1। तो y इज इक्वल टू -2 का क्यूब कितना आएगा -8। ठीक है, तो -2 कॉमा -8 ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सेम वे से 1 एंड 3 ये भी बहुत इजी है। लेट x इज इक्वल टू 1, पुट इन 1। तो y इज इक्वल टू 1 का क्यूब मतलब 1, तो 1 कॉमा 1, तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब इन दोनों का 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, अब 2 का 3 के साथ, अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मैंने को पहले बताया ये x इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू -2 है। दोनों लाइन्स क्या हैं, पैरेलल, मतलब इनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट मैं ना आपके लिए ये जो टेबल है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हमने किस तरह से वैल्यूज़ को फिल किया और उसका रफ स्केच बना के देख लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये लाइन कुछ इस तरह से है। 0 फिल किया, 0 1 8 27, मतलब y की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी बहुत, मतलब कि बड़े लेवल में। और सेम वे से अगर हम नेगेटिव वैल्यू फिल करेंगे उसी तरह से y की वैल्यू नेगेटिव में आंसर देती जाएगी। ठीक है, तो हमने जस्ट रफ आइडिया ले लिया कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, तो मैंने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मतलब कि ग्रीन जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू -2। अब इसका और मतलब कि ये जो कर्व है ब्राउन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना, -2 कॉमा -8। सेम वे से ये जो लाइन x इज इक्वल टू 1, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 1 कॉमा 1। तो मैंने ये रफ स्केच बना लिया। अब हमें देखना कि कौन सा हमें एरिया शेड करना है। एरिया बाउंडेड बिटवीन जो x एक्सिस इस कर्व और x -2 और x इज इक्वल टू 1 के बीच में है। अब ये जो x इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ये कर्व है और x एक्सिस के बीच में और ये लाइन ग्रीन लाइन के बीच में ये वाला एरिया है। सेम वे से x एक्सिस ब्राउन लाइन और रेड लाइन के बीच में ये वाला एरिया है। तो इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इनको नेम देते हैं O, इसको नेम A दे दो, इसको नेम B दे दो, अब इसको नेम देना C दे दो। ये C पॉइंट में से फाइंड कर लेते हैं हम, ये ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन के बीच का है। अब यहाँ पर आपको पता है कि x तो 1 ही है, x तो 1 ही है और y x एक्सिस पर y कितना होता है 0। सेम वे से ये पॉइंट का नेम भी दे दो, इसको नेम दे दो आप D। अब यहाँ पर भी x कितना है -2, अब y कितना होगा 0। जस्ट वैसे ही लिख ली मैंने कंप्लीट करने के लिए। अब ये क्लियरली आपको दिख रहा है, देखो शेड हमें कर लिया कि वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब देखो ये एरिया जो है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको हम अगर वर्टिकल स्ट्रिप से करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल हमें रहेगा, तो इसको हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही सॉल्व करेंगे। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि इसको मैं वर्टिकल स्ट्रिप से करना है। अब ध्यान से देखो, आप ये नहीं बोल सकते कि सर आप ये एरिया निकाल दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियरली ये छोटा एरिया है और ये बड़ा एरिया है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू -2, मतलब ये ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, तो मतलब ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं, ये A1 और ये A2। तो दोनों एरियाज को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ऐसा करते हैं, सबसे पहले एरिया 1 की बात करते हैं। तो एरिया 1 हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है y dx। तो बहुत इजी है एरिया 1 कैलकुलेट करना। लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, यहाँ से एरिया 1 का एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट टॉप में इसके कौन है, ब्राउन। तो यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, तो यहाँ से मैं कहाँ तक जा सकता हूँ बिना ब्रेक के, A तक। ठीक है, तो मैं किसके अलॉन्ग गया, ये जो ब्राउन कर्व है। ब्राउन कर्व कौन सी है, नंबर 1। ठीक है, तो इसको मैं C1 लिखने लगा हूँ, C1। ठीक है, इससे मुझे इसके नीचे x एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा, मतलब मेरा एरिया कंप्लीट हो जाएगा। अब x कितना वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, 0 से लेके 1 तक। अब इसको आप मतलब कि लिख के रख लो, या इसको ऐसा करो, C1 है ना, तो आपको पता है C1 कितनी है, x क्यूब dx 0 से 1। अब इसको आप लिख के ऐसा करो, नंबर 4 दे दो। अब सेम वे से एरिया 2 की बात भी कर लेते हैं, एरिया 2। ठीक है, अब आपको पता है मैंने आपको हमेशा सिखाया कि अगर आप इसको एनसीईआरटी के वे से करोगे तो वो करेंगे -2 से 0, 0 से 1। ठीक है, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बट उन्होंने यहाँ पर मॉडुलस लिया होगा। अब जिस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को किया, हम इसको उसी वे से करने की कोशिश करेंगे। और हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं पहले भी, जब हमारा एरिया जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो बेसिकली हमें ये नीचे वाला एरिया फाइंड करना है, ये आपकी रफ स्केच है ना। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो हम इसको
रोटेट कर लेंगे। तो बेसिकली हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे लेफ़्ट टॉप से। अब हमारा एरिया ये है, ये फाइंड करना है ना, इसका लेफ़्ट ये है, टॉप ये है, ठीक है। तो यहाँ से जाऊँगा, यहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं किसके अलॉन्ग गया, ये ब्राउन कर्व के। देखो यहाँ पर मैं वाई डी एक्स लिखूँगा, तो मैं किसके अलॉन्ग गया, आप बोलोगे सर ब्राउन कर्व कौन सी है, C1, ठीक है। अब कौन वेरी करता है, x। अब x कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना 0 है, यहाँ पर x कितना है -2, यहाँ पर x कितना है -2, यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर -2 है। तो 0 से लेके -2 तक अगर आप मेरे वे से करोगे तो आपको मॉडुलस लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको पता है C1 कर्व कौन सी है, x³ dx, 0 से लेके -2 तक, इसको नाम नंबर आप 5 दे दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, मुझे इसके नीचे x एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा, तो मेरा एरिया कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखो, फिर से समझा देता हूँ। देखो एरिया 1 को हमें कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। मैं यहाँ से बेसिकली मैं इसमें उल्टा गया ना, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, तो यहाँ से लेके मैं कहाँ तक गया, B तक, O से लेके B तक। तो मुझे देखो ये हमारा एरिया था ना, तो इसको मैंने रोटेट कर लिया और इसको x एक्सिस के ऊपर कर लिया। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि x एक्सिस के ऊपर का एरिया कर लूँ, ठीक है। मैंने ऊपर कर लिया, लेफ्ट टॉप से गया यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे सारा एरिया मिल गया। अब x 0 है यहाँ पर -2, तो मैं 0 से लेके -2 तक गया, तो मैंने लिख लिया। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, A1 + A2। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया था, तो ये 4 एरिया, मतलब ये A1 है, ये A2 है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, A हमारा A1 + A2। तो पुट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पुट वैल्यूज़ ऑफ 4 and 5 in 6, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू कितनी है 0 से 1 x³ dx, एरिया 2 की वैल्यू कितनी है 0 से -2 x³ dx। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसकी, बहुत ईजी है। x4/4 0 से लेके 1 तक, x4/4 0 से लेके -2 तक, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1/4 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/4 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर -2 की पावर 4 कितनी होगी, +16, 0 की पावर 4 छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा करो, इसका एलसीएम मतलब कि ऐसा करो, इसको कट मत करना, तो कितना आएगा 1/4 + 16/4, तो कितना आ गया 1 + 16/4, कितना आ गया 17/4, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, यस ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। अब देखो ये तो कैलकुलेशन है, ये बहुत इजी है। अब जल्दी से एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था। अब इसमें मुश्किल बात क्या थी, मतलब नई बात क्या थी, इनको मैं जानता हूँ बट y = x³ को मैं नहीं जानता। तो मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट्स फिल करके चेक कर लिए, तो मुझे पता लग गया कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाली 1 and 2 का, 1 and 3 का। अब 2 और 3 का नहीं निकल सकता क्योंकि दोनों लाइंस के आपस में पैरेलल, ठीक है। तो मैंने रफ स्केच बना लिया। अब हमें ये देखना था कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमें इस कर्व और एक्स एक्सिस और ग्रीन लाइन के बीच का, और रेड लाइन ब्लैक लाइन मतलब एक्स एक्सिस और इस ब्राउन लाइन के बीच का, ब्राउन कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना था। अब ये जो एरिया है वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, अब क्योंकि ये एरिया एक्स एक्सिस के आसपास ही है तो इसको मैं वर्टिकल स्ट्रिप से ही सॉल्व करूंगा। अब क्योंकि ये दोनों एरियाज डिफरेंट थे, मतलब ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है, तो मैंने डिफरेंट कैलकुलेट किए। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बताया था कि जब भी एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया हो और उसको हमें कैलकुलेट करना पड़े खुद से, नहीं तो हम मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो सिमेट्रिकल होता है, हम ऊपर का एरिया कैलकुलेट करते हैं, बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट जब हमें उस एरिया को कैलकुलेट करना पड़े, जैसे इस सिचुएशन में करना पड़ा, तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले एरिया 1 की बात करते हैं। तो लेफ्ट टॉप से गया, बहुत ईजी था। अब इसमें हमने क्या किया, देखो ये आपका एरिया था,
ये हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो हमने इसको रोटेट कर लिया ताकि ये एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए। तो लेफ्ट टॉप से गया तो मेरे पास ये सारा एरिया आ गया -0 से लेके -2 तक। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन मतलब कि इसकी इंटीग्रेशन की x4/4 दोनों को कैलकुलेट किया, दोनों को ऐड किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next question, the area bounded by the curve y is equal to x modulus x axis and the ordinates x is equal to -1 and x is equal to 1। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। पहली सिमिलरिटी क्या है, MCQ है, लास्ट क्वेश्चन भी MCQ टाइप था। अब इस क्वेश्चन में भी इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ, बट ये जो कर्व है थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसको मैं नहीं जानता था। अब सेम वे से इसको भी मैं नहीं जानता, y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉडुलस एक्स। मतलब ऐसी हमने कोई भी कर्व अभी तक नहीं पढ़ी, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको बेसिकली थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए मॉडुलस फंक्शन की, और मॉडुलस के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले देखो इसी फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स मॉड x। अब देखो ये जो x है इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो मॉडुलस x है इससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा। आपको पता है कि मॉडुलस जो फंक्शन होता है उसके बेसिकली दो आंसर होते हैं, +x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x इफ x लेस देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब -1 फिल करके चेक कर लो, देखो -1, x की वैल्यू -1 तो बाहर माइनस पहले से ही है तो कितना आएगा +1। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन हमें हमेशा एक क्या देता है, पॉजिटिव आंसर। और आपको पता है हमने ऐसे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 11। अब उसमें भी क्या था कि मॉड x प्लस मॉड y। तो मैंने आपको किस तरह से करवाया था कि इसको दो फॉर्म में, मतलब इसको हमेशा पहले इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को मैं जानता हूँ कि ये लाइन है, x भी 1 पावर में है, x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है। तो सेम वे से इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसको मॉडुलस से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब सेम वे से ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, तो मैं कैसे करूँगा, तो इसके दो आंसर होंगे x। अब इस x से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। अब ये जो मॉड x है इसका आंसर x आएगा, इसका आंसर x आएगा अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। अब इसी मॉड का आंसर -x आएगा अगर इसी x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो इस तरह से ये जो हमारा मतलब कि फंक्शन है वो काम करने वाला है। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसको एक्सपैंड करके लिखो तो x² इफ़ x ग्रेटर देन 0 -x² इफ़ x लेस देन 0, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि फंक्शन है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू x²। इसको आप नंबर 1 दो। इफ़ x लेस देन 0 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -x²। इसको आप नंबर 2 दो। अब इसको छोड़ ही दो x एक्सिस को। अब ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1, इसको आप नंबर 3, x इज इक्वल टू 1, इसको आप नंबर 4। ये ऑर्डिनेट्स आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किए थे। ये जस्ट क्या होते हैं, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर कहीं पर x इज इक्वल टू -1 होगा। तो ये हमारी ऑर्डिनेट्स हैं, ये हमेशा एक लाइन होती है, ठीक है। तो अब मैं देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ना इसको पैराबोला से कंफ्यूज मत करना, ये पैराबोला की तरह ही है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि पैराबोला में ना रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि x की वैल्यू कहाँ पर है। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर सिर्फ ये y इज इक्वल टू x² कब वैल्यू देगा, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। अब सेम वे से देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हमेशा अपनी कर्व्स को अच्छे से पहचाना करो। देखो y इज इक्वल टू x², अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, y इज इक्वल टू -x² अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है। अगर हम x को 0 फिल करें y 0, 1 फिल करें y, मतलब x को 1 फिल किया तो y भी 1 आएगा, x को 2 फिल किया y 4, 3 फिल किया 9। मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं फिल कर रहा क्योंकि मैं यहाँ पर फिल नहीं कर सकता, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सेम वे से ऐसा ही कुछ यहाँ पर हम करेंगे, -1 फिल कर लो। देखो -1 का स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर +1, अब बाहर कितना है माइनस, तो -1, -2 का स्क्वायर और बाहर भी -2 है, 4
-4 -3 -9। तो इस तरह से ये दोनों फंक्शन, मतलब ये दोनों जो हमारे एक्चुअल में कर्व्स हैं, इस तरह से बिहेव करेंगी। तो ये जस्ट आपको ग्राफ को प्लॉट करने में हमें हेल्प करेंगी, ठीक है। अब इन कर्व्स को मैं जानता हूँ, मतलब इनको हम प्लॉट कर लेंगे, ये लाइंस हैं। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं आपको बताना भूल गया, पैराबोला में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पैराबोला कुछ हमें ऐसा दिया हुआ है तो उसमें हम x की वैल्यू पॉजिटिव भी फिल कर सकते हैं, नेगेटिव भी फिल कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए इसको मैं पैराबोला नहीं बोल रहा। इसकी शेप पैराबोला जैसी होगी बट एग्जैक्टली पैराबोला के जैसे नहीं होगी, हाफ पैराबोला आप इसको बोल सकते हो। जब हम रफ स्केच बनाएंगे तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब कर्व्स को अच्छे से जानता हूँ। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास 4 डिफरेंट कर्व्स हैं, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, पहले ऐसा करते हैं, पैटर्न को फॉलो करेंगे 1 और 2 का, ठीक है। 1 और 2 इन दोनों का। तो लेट y = x² पुट इन 2, तो 2 में पुट करते हैं, y की जगह पर x² = -x²। वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विच इम्प्लाइज x² + x² = 0, विच इम्प्लाइज 2x² = 0, विच इम्प्लाइज x² = 0, विच इम्प्लाइज x = 0। तो x 0 आ गया। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, y = x² = 0 का स्क्वायर = 0, मतलब 0, 0। 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 0, 0। ये सब कुछ आपको डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको अच्छे से करवाता हूँ। अब देखो 1 और 2 का हमने निकाल लिया, अब नेक्स्ट कौन होगा, 1 और 3। अब देखो इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बहुत ध्यान से निकालने, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, देखो ऐसा, देखो आपको अभी पता लग जाएगा। अब देखो 3 में x कितना है, x = -1, ठीक है। 3 में x कितना है, -1। अब 1 में, बट जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, y = x², x > 0। मतलब कि ये जो कर्व है ये 0 या 0 से बड़े नंबर्स के लिए है, तो इसलिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नॉट पॉसिबल। तो इनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। अब सेम वे से 1 के बाद, सॉरी 1 और 3 के बाद 1 और 4। अब आपको पता है यहाँ पर x कितना है 4 में, x = 1। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है, तो पुट इन 1। अब 1 में क्यों पुट कर सकता हूँ कि x = 1, y = 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1, 1। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। अब 1 और 3 भी हो गया, 1 और 4 भी हो गया। अब उसके बाद 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। अब x कितना है, -1, मतलब 0 से छोटा है, और सेकंड कर्व कौन सी है हमारी, 0 से छोटे नंबर के लिए, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल सकता है। तो पुट इन 2 में पुट कर लो, तो कितना आएगा, y = अब x की अपनी वैल्यू कितनी है, -1, तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर +1 -1, तो -1, -1। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये आपको डायग्राम को और भी अच्छे से समझने के लिए और प्लॉट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 2 और 3 का भी हो गया। अब 2 और 4 का, 2 और 4, ठीक है। तो देखो 2 और 4, अब आपको पता है 2 और 4 में x कितना है, 4 में 1, ठीक है। बट जो y = -x² है, अब इसमें x की वैल्यू 0 से हमेशा कम है, मतलब 0 से हमेशा कम वैल्यू के लिए ये कर्व है। तो मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है, नॉट पॉसिबल। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास यही 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब आप बोलोगे सर 3 और 4 का नहीं निकाला आपने, देखो 3 और 4 मैंने आपको पहले भी बताया, ये x = 1 है, ये x = -1 है, ये पैरेलल लाइंस हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी भी नहीं निकल सकता, ठीक है। अब इसका जो रफ स्केच है उसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये है आपका रफ स्केच। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने सारी कर्व्स को दोबारा से लिखा है, सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख लिए। अब ये जो मैंने लिखा है आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, y = x3, तो मैंने पॉइंट्स ड्रॉ करके देखे,
0 1 1 फिल किया, 1 2 फिल किया, 8 3 फिल किया, 27, मतलब x की वैल्यू फिल करते जाओ, y की वैल्यू वो इंक्रीज होती जाएगी। अब सेम वे से मैंने x की नेगेटिव फिल की तो नेगेटिव आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से था। तो सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, x की वैल्यू 0 0 मतलब तो 0 0, 1 फिल की तो 1, 2 फिल की तो 4, मतलब ऐसे ही इसका ग्राफ ऊपर ऊपर जाता जाएगा। मतलब ये हाफ पैराबोला, ध्यान से देखो ये, ठीक है। अब अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज फिल करूंगा तो -1 फिर -4 फिर -9, तो इस तरह से मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाली ड्रॉ कर ली, और y इज इक्वल टू -x स्क्वायर मैंने ग्रीन में ड्रॉ कर ली। अब आपको बताइए रेड लाइन है x इज इक्वल टू 1, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो फोर्थ लाइन है इसका फर्स्ट पैरा कर्व के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 1,1। सेम सेकंड और थर्ड का कितना है -1,-1। अब देखो इसके साथ कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, और सेम वैसे पर्पल लाइन का इसके साथ कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, जो मैंने लिखा था कि नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ जो है वो प्लॉट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें शेडिंग करनी है। उन्होंने बोला कि जो इस कर्व के अंदर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू -x स्क्वायर के अंदर x एक्सिस और इन ऑर्डिनेट्स के बीच में जो एरिया, अब उसको हम शेड कर लेते हैं। अब आपको पता है ये वाला एरिया, ये ब्राउन एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट के बीच में है, सेम वे से ये पर्पल लाइन ब्लैक एक्स एक्सिस और ग्रीन जो भी एक कर्व है उसके बीच में एरिया, तो इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं O A B C और D। अगर आप देखो O को जानता हूँ, A को जानता हूँ, B को नहीं जानता, आपको पता है यहाँ पर x 1 होगा, y 0 ही होगा। सेम वे से D यहाँ -1x और y कितना होगा 0, तो मैं सभी को जानता हूँ। अब क्लियरली लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि जो हमारा एरिया था वो ऊपर अलग से था, नीचे अलग से था, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट था वो -2 था, तो ब्रॉड एरिया था। अब इसमें क्या है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बिल्कुल सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये डायग्राम तो सिमेट्रिकल है ना, ये डायग्राम तो सिमेट्रिकल आपको पता ही है, ये सिमेट्रिकल बनेगी। और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, मतलब ये जो पार्ट है ये भी बराबर है। मतलब अगर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर लें और उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन होता है कि वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब क्योंकि जो हमारा एरिया है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही करेंगे। जस्ट फॉर नॉलेज आपकी, अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है, राइट बॉटम से जाओ तो आपको ये वाई एक्सिस तक का एरिया मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा। अगेन तो मैं बॉटम से स्टार्ट होऊंगा, तो इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बट वर्टिकल स्ट्रिप में जो है ये बहुत ईजी हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैं वर्टिकल स्ट्रिप से ही सॉल्व करूंगा। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि इसको वर्टिकल स्ट्रिप से करना है, तो लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन। तो कौन सा रीजन है हमारा, AOBO, AOB या A लिखो यहाँ पर, सॉरी AOBA, ठीक है। तो इसको आप नेम A दे दो, तो इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। अब वर्टिकल स्ट्रिप क्या कहती है, लेफ्ट टॉप। अब आपको पता है एरिया का आपका लेफ्ट ये है, टॉप ये है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा बेसिकली, और बिना ब्रेक के मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, O से लेके A तक। अब वर्टिकल स्ट्रिप है तो आपको पता है y dx, ठीक है। किसके अलॉन्ग गया, ये जो ब्राउन कर्व है, ये ब्राउन कर्व कौन सी है, C1 मतलब पहली कर्व, ठीक है, C1। अब कौन वेरी करता है, x कितना वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। अब ये देखा करो कि मुझे कौन सा एरिया मिला, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो मुझे x एक्सिस तक का सारा एरिया मिल गया, मतलब मेरा एरिया कंप्लीट हो गया। तो इसको हमें वैल्यूज़ को सॉल्व ही करना है। तो देखो तो कैसे करेंगे इसको, आप ऐसा करो, नंबर 5 दे दो, वी नो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। पुट इन 5, तो 5 में पुट करते हैं, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, x³/3। अब ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है, तो 1/3 को बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1/3, 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0, तो कितना आ गया 1/3। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, अब आपको बताया कि एरिया जो है वो हमारा डबल है, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन AOBA, तो 2 × 1/3 दैट मीन्स 2/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ये हमारा C ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दो ऑप्शन C इज
राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, अब एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। अब इसके लिए आपको सिर्फ मॉड का बेसिक सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मॉड फंक्शन जो है वो इस तरह से काम करता है, x माइनस एक्स। अगर x 0 से छोटा है, 0 या 0 से बड़ा, तो इस तरह से। तो मैंने उस मॉड x को बाहर निकालने के लिए 0 या 0 से बड़े के लिए x लिखा, 0 छोटे के लिए माइनस एक्स लिखा। तो मेरे पास कुछ ये फंक्शन बन गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इनको नंबर दे दिया, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, और ये ऑर्डिनेट्स हैं हमारे -1 और 1। ठीक है, तो फिर वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। पॉइंट ऑफ 1 एंड 2 का निकल गया हमारा 0,0। ठीक है, अब जो हमारा 1 एंड 3 का है, ध्यान से निकालना है। 1 एंड 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू -1 है, और ये जो कर्व है ये सिर्फ 0 या 0 से बड़े नंबर्स के लिए डिफाइन है, यहाँ पर मैंने लिखा है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। 1 एंड 4 का निकाल लिया, 2 एंड 3 का निकाल लिया। 2 एंड 4 का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, और ये सिर्फ 0 से छोटे वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है, तो इसलिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल सकता। अब इसके बाद हमने क्या किया, रफ स्केच। अब इस कर्व को मैं अच्छे से नहीं जानता था, पर मुझे पता था कि ये हाफ पैराबोला जैसा है, क्योंकि ये 0 या 0 से बड़े नंबर्स के लिए। तो मैंने बनाया, x को 1 फिल किया, 1 आया, 2 फिल किया, 4 आया, तो मतलब x की वैल्यू फिल करते जाएंगे, y का आंसर आता जाएगा। सेम वे से x को नेगेटिव फिल करते जाओ, तो y में नेगेटिव आंसर आपके पास आते जाएंगे। मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया कि y के हमेशा नेगेटिव आंसर आएंगे, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आंसर आएंगे। तो इस तरह से मैंने कर्व ड्रॉ कर ली। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 1 एंड 2 का 0,0। देखो यहाँ पर 0,0 है, मतलब ये कर्व्स आपस में अटैच हो रही हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, अब उसके बाद हमें एरिया निकालना था। वर्टिकल स्टेप से मैंने किया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्टेप से मुश्किल था, मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट टॉप से गया, तो ये एरिया आ गया। अब इसको डबल कलर में किया है, क्योंकि आपको पता है मेरी आदत का, जब एरिया सिमेट्रिकल हो, देखो ये डायग्राम सिमेट्रिकल है, -1 -1 1 1 -2 -4 2 4 -3 -9 3 9, मतलब सिमेट्रिकल डायग्राम है, और ये ऑर्डिनेट्स भी सेम डिस्टेंस पर हैं, 0 से 1, 0 से -1, तो इसलिए ये सिमेट्रिकल था। तो मैंने जस्ट ये वाला एरिया निकाल लिया। किसके लॉन्ग गया, कर्व 1 के। ठीक है, इंटीग्रेट किया, और हमारे पास कितना आंसर आ गया, 1/3। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।